नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। जैसा कि आज 27 मार्च हो चुका है और मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 चल रही है, तो आज 27 मार्च में पूछे गए प्रश्नों का हम लोग यहाँ एनालिसिस करेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बात कि जो प्रश्न है वो बार बार रिपीटेड होने लगे हैं, यानी कि जो प्रश्न पहले पूछे जा रहे थे शुरुआत की शिफ्टों में या शुरुआत की तारीखों में, अब वो प्रश्न सीधा एज इट इज वैसे के वैसे ही आने लगे हैं। पहले तो ऐसा था कि आसपास से प्रश्न आ रहे थे, मतलब कि जैसे प्रश्न कोई आ गया तो उसके आसपास से प्रश्न आ रहा था, जैसे कि एक गुफा पहले पूछ ली तो फिर गुफाओं से और रिलेटेड जानकारी थी। पर अब वैसा का वैसा ही प्रश्न आने लगा है, जिसमें से 2 से 4 प्रश्न इस बार आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं, लेट नहीं करेंगे। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगी। चलिए चालू करते हैं। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है, ये प्रश्न था दोस्तों। तो किसको कहा जा रहा है? पचमढ़ी से कहा जा रहा है, सॉरी माफ करिए, पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। इसे द क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी के रूप से भी जाना जाता है। यह पूरी तरीके से इतिहास और पौराणिक कथाओं से भरी हुई है। पचमढ़ी मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले का एक हिल स्टेशन है, घूम कर आइएगा, बहुत अच्छी जगह है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि जैसा कि शुरुआत में बताया गया और सब लोगों ने उस हिसाब से पढ़ाया भी, कि जो क्वेश्चन है वो 25-25 नंबर के आएंगे। शुरुआत में जिस दिन 15 तारीख थी उस दिन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था जब पेपर आया था कि 25-25 नंबर के आएंगे, पर ऐसा नहीं है। 25-25 नंबर के नहीं आ रहे हैं। कोई 10 का आ रहा है तो कोई 35 का आ रहा है ना। कोई एक तरीके से देखा जाए तो 24 नंबर का आ रहा है, तो कोई यदि देख लिया जाए तो 30 नंबर का, यानी कि सभी चीज़ों को उन्होंने अलग अलग कर दिया। और सबसे खतरनाक बात दोस्तों इस पेपर में ये है कि चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लीजिए 10 क्वेश्चन उन्होंने हिंदी के डाल दिए। 10 क्वेश्चन हिंदी के डाल देने के बाद वो 12वां क्वेश्चन या 11वां क्वेश्चन आपको रीजनिंग का दे देंगे, जो आपका 15 से 20 मिनट ले जाएगा। कितना? 15 से 20 मिनट। जब आप सोचेंगे कि यार 15 से 20 मिनट निकल गए और रीजनिंग इसमें इसका आंसर भी नहीं आया, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये 15 से 20 मिनट आपके चले गए, आपको इसी टाइम को मैनेज करना है। निश्चित तौर पे आप लोगों ने काफ़ी पढ़ाई की है और आप लोग बढ़िया, आप लोगों ने खूब संघर्ष भी किया है, पर इस टाइम को मैनेज करके ही जाना। यदि आप लोगों के पास में अभी समय है तो खूब मैथ रीजनिंग को लगाइए। और मैं तो आप लोगों के लिए यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप लोग थ्योरी वाला पूरा निपटा लें, मैथ रीजनिंग पे ध्यान ही नहीं दें। जैसे ही आप पेपर में बैठते हैं थ्योरी वाले को पूरा कंप्लीट कर लें, ताकि लास्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट जाए, क्योंकि इसमें या तो आर या पार होता है थ्योरी वाले में। ऐसा तो है नहीं यार इसका ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, वो सब चलता है मैथ रीजनिंग में, है ना, लगाने के बाद कि यार इसका ये नहीं तो ये। पर थ्योरी वाला या तो आता है या नहीं आता, तो थ्योरी वाले को पहले निपटा लें, उसके बाद में आप मैथ रीजनिंग पे आएँ। और मैथ रीजनिंग को अभी से ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें आप लोग, ताकि वहाँ पे आपका टाइम बच जाए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब लास्ट में हम आते हैं ना, तो लास्ट में हम देखते हैं यार 15 मिनट बचे, अब क्या करें, तो बस फिर एक ही चीज़ रह जाती है, अब तो जल्दी जल्दी से पूरे जो गोले हैं वो भर दो, है ना। तो गोले भरने में पूरा समय चला जाता है, बस काम खत्म। तो ध्यान रखिए, 25-25 नंबर का नहीं आ रहा है, सब चीज़ें मिक्सअप आ रही हैं। तो मैथ और रीजनिंग पे अच्छा खासा फोकस करें, उसकी प्रैक्टिस करें, बार बार 3-3 घंटे लगाना चालू करिए, और क्या। बाकी इसको आप लोग क्लियर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात उनके लिए है दोस्तों जो पढ़ रहे हैं और जिन्होंने इसको पढ़ा है, उनके लिए ये बात बिल्कुल नहीं है जिन लोगों ने नहीं पढ़ा। तुक्के से कभी कोई काम नहीं चलता दोस्तों, है ना, और मेहनत का कोई विकल्प भी नहीं होता। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? शुरुआत में मैंने बताया क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो ये सीधा सीधा रिपीट हो चुका है, कल ही वाले पेपर में तो आया था। 5 जून को 1974 से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इसकी पूरी जानकारी पिछली वाली क्लास में आप लोग देख लीजिएगा। बाकी विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है और बाल दिवस हर बार 14 नवंबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी को पहली बार जेल कब हुई थी? तो दोस्तों 10 जनवरी 1908 को, जब ये दक्षिण अफ्रीका में थे तब इनको जेल हुई थी। महात्मा गांधी की 6 गिरफ्तारियां हुई हैं दक्षिण अफ्रीका में। कितनी? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में ही उनकी पहली गिरफ्तारी 10 जनवरी 1908 को हुई है, और 10 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों ने पहली बार भारत में उनको गिरफ्तार किया है, और यह जगह पलवल रेलवे स्टेशन की थी। कहां पर किया था? पलवल रेलवे स्टेशन। 1919 आप लोगों को याद होगा, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का ही ये विरोध कर रहे थे, एक तरीके से देखा जाए काला कानून जिसको हम कहते हैं, उसका विरोध करने के लिए, सत्याग्रह के लिए ये लोग पहुंचे थे वहां पर, और उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक बात और दोस्तों, महात्मा गांधी से अगर आप लोग प्रश्न देखेंगे तो लगभग में ऐसा अनुमान है, अगर आप लोग देखेंगे, चूंकि मैं एनालिसिस कराता हूं, तो एक दिन छोड़ एक दिन इन पे प्रश्न आ रहा है, एक दिन छोड़ एक दिन प्रश्न आता है। और अगर देखा जाए तो जो बीच का दिन होगा, जिस दिन छोड़ेंगे, तो उस दिन हिस्ट्री के वो 3 से 4 क्वेश्चन अलग अलग जगह से दे देते हैं। ठीक है, चलिए। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य की स्थापना की है। प्राचीन समय में बृहद्रथ मगध की स्थापना की, परंतु हर्यक वंश को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हर्यक वंश के किसको? बिंबिसार को। किसको? बिंबिसार को। ठीक है, मगर सबसे पहले शासन हर्यक वंश का ही था। हर्यक वंश का ही सबसे पहले शासन था। एक तरीके से देखा जाए तो जो लिखित एविडेंस है हम लोगों के पास में
कि जो शासन है वो कब से चालू हुए हैं, तो हर्यक वंश का ही नाम आता है। उसके पहले यदि देखा जाए तो हस्तिनापुर महाभारत के उसमें डूब जाता है, तो वो चीज़ें पौराणिक कथाओं में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं दोस्तों? पौराणिक कथाओं में, वो भी पुरानी पौराणिक कथाओं में। इसीलिए उन चीज़ों को इतिहास की दृष्टि से सही नहीं माना जाता। थोड़े बहुत साक्ष्य मिलते रहते हैं पर उनको सत्य नहीं माना जाता। हर्यक वंश के ही बाद हम सही इतिहास को पढ़ते हैं। चलिए, एक तरीके से राजाओं की वंशावली समझिएगा। इतिहास तो बहुत पुराने से आ जाता है। पुरापाषाण काल आ गया, सोथी संस्कृति आ गई, सिंधु घाटी सभ्यता आ गई, वैदिक सभ्यता आ गई। ये तो हम शुरुआत से पढ़ते हैं। पर जब राजाओं की वंशावली की बात आती है कि हाँ भैया अब ये राजा आ गए, इन्होंने अपनी ये राजधानी बना ली, तो ये हर्यक वंश ही चालू होता है। तो देखिए, हर्यक वंश का ही था। हर्यक वंश की स्थापना गौतम बुद्ध के सबसे बड़े संरक्षक यही बिंबिसार के समय की बात है। ठीक है, तो बिंबिसार ने की। ठीक, गौतम बुद्ध के सबसे बड़े संरक्षक थे बिंबिसार, याद रखिएगा। ठीक है, बाद में राजधानी पाटलिपुत्र हो गई। पाटलिपुत्र की जो राजधानी थी बाद में फिर क्या हो जाती है पाटलिपुत्र। पहले क्या थी इनकी राजधानी? तो पहले इनकी राजधानी ग्रह ब्रिज या राजग्रह, पहाड़ियों से घिरा हुआ एक इलाका था ये राजग्रह, वहीं बिहार में। ठीक है, बाद में फिर पाटलिपुत्र हो जाती, जिसे हम आधुनिक पटना के नाम से जानते हैं। और इस पाटलिपुत्र की यदि स्थापना की हम बात कर लें दोस्तों, तो किसने इसकी स्थापना की थी? इसकी स्थापना उदयन ने की थी। किसने की थी? उदयन ने। स्थापना आ जाए तो उदयन ने की है। ठीक है, और सबसे पहले इसको राजधानी यदि किसी ने बनाया है तो वो है अजातशत्रु। कौन है? अजातशत्रु। और सबसे पहले इसके राष्ट्रीय महत्व को यदि किसी ने समझा है तो वो भी अजातशत्रु ने। इन दोनों में अंतर ये था दोस्तों कि जो एक तरीके से देखा जाए ग्रह ब्रिज और राजग्रह है, तो ये तो पहाड़ियों से घिरा था, और पाटलिपुत्र भी एक तरीके से घिरा हुआ है, बट ये 3 नदियों से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 नदियों से घिरा हुआ है, इसीलिए पाटलिपुत्र का भी राष्ट्रीय महत्व था। और आप लोगों ने देखा होगा एंशियंट काल में या प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र ही केंद्र रहा है पूरे। जब तक हर्षवर्धन का शासन रहा है, जब तक एक तरीके से अरबों का आक्रमण नहीं हुआ, तो पाटलिपुत्र ही केंद्र रहा है। बाद में फिर पाटलिपुत्र का एक बार नाम और आता है, वो आता है शेरशाह सूरी के समय में। चलिए, पाटलिपुत्र पे ही अटका रहा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, आगे चलते हैं। 1999 में कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया था? तो पचमढ़ी। कौन सा बनाया गया था? पचमढ़ी। बायोस्फीयर रिजर्व इसको घोषित किया गया था 1999 में। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य इनसे जरूर आ रहा है। तो ये एक नंबर पक्का करते जाएं, जहां जहां से एक नंबर आपको मिल रहा है वहां वहां से लेते जाएं दोस्तों। ठीक है, यही फायदा होता है कि जिनका लास्ट में पेपर होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाता है, और वो बेचारे मारे जाते हैं जिनका पहले हो जाता है। हालांकि इससे नंबरों में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बात है भाई, तुम में दम होगी तो पेपर निकाल दोगे, नहीं होगी तो फिर कितनी भी कोशिश करते रहो। चलिए, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक तरीके से आप लोगों की रणनीति के लिए है कि आप लोग समझ जाएं कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हो, मेंटलिटी बन जाएगी यही प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादा कठिन वाली बात नहीं है। सिर्फ इसीलिए एनालिसिस करवाया जाता है, बाकी काम तो आपकी मेहनत ही आएगी। आईएफसी की स्थापना कब हुई थी? एक ये प्रश्न है दोस्तों। 20 जुलाई 1956 को। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इसका पूरा नाम है, जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम, दुनिया का सबसे बड़ा विकास बैंक है, डेवलपमेंट बैंक, जो केवल विकासशील देशों के निजी क्षेत्र पर ध्यान एकत्रित करता है या ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और प्रत्येक देश में साझा समृद्धि, किसको? साझा समृद्धि को बढ़ावा देना इसका मुख्य लक्ष्य है। क्लियर? चलिए, भारत भवन का वास्तुकार कौन है? अब यहां से आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि आईएफएससी की स्थापना कब हुई। लूसेंट खोल लीजिएगा और जितनी भी इस तरीके के जो बड़ी बड़ी संस्थान हैं, है ना, आईएफसी हो गया, गेट हो गया, है ना, वित्त निगम तो हो ही गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो गया आईएलओ, इन सबको याद कर लीजिए, क्योंकि मालूम है कि एक प्रश्न यहाँ से डालने लगे हैं। हो सकता है आप लोग एक नंबर और गेन कर जाएं, एक एक नंबर जोड़ते जाइए। चलिए, भारत भवन का वास्तुकार कौन है? इसे किसने डिजाइन किया है? चार्ल्स कोरिया ने। हालांकि आप लोग कहेंगे तो उस पर एक क्लास आपको दे दी जाएगी। भारत भवन एक बहुकला केंद्र है जिसका उद्घाटन 13 फरवरी 1982 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी से ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न तो भारत भवन से है पर वो इंदिरा गांधी के समय का है। ठीक है, यह भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भी याद रखें। इसे प्रसिद्ध वास्तु चार्ल्स कोरिया के द्वारा, चार्ल्स कोरिया है दोस्तों, ये चार्ज नहीं है, माफ करिए, चार्ल्स कोरिया, चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स कोरिया यहां लिख देता हूं, चार्ल्स
कोरिया के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें 4 विशिष्ट हॉल हैं, इन्हीं हॉल की वजह से ये प्रसिद्धि में रहता है। इनमें से कौन बायोस्फीयर रिजर्व है? इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं इसके अच्छे से, इसीलिए कंफर्म नहीं कह सकते। कैमूर श्रेणी किस जिले या राज्य में आती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। कैमूर श्रेणी का पूर्वी भाग है जो लगभग 483 किलोमीटर लंबा है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के कटनी से लेकर, यही कटनी जबलपुर के जो बगल में है, बिहार के रोहतासगढ़ जिले के सासाराम तक फैला हुआ है। यही कैमूर श्रेणियां भी आती हैं। एक तरीके से दोस्तों विंध्य का क्षेत्र भी इसी को कहते हैं, विंध्य का क्षेत्र, विंध्य की श्रेणी नहीं, विंध्य का क्षेत्र। कारण यह है कि इसी के बीच से विंध्य की श्रेणियां निकला करती हैं। यही वो क्षेत्र था दोस्तों जहां से समुद्रगुप्त एक तरीके से देखा जाए तो क्षमा याचना की रणनीति को लेके विश्व विजय पर निकलते हैं, यानी भारत की विजय पर निकलते हैं। वही समुद्रगुप्त जिस पर प्रश्न आया था कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो ये जब मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से होकर गुजरते हैं तो इस क्षेत्र से ना होकर साइड वाले, मतलब जो साइड वाला क्षेत्र था वहां से ना होकर इस वाले क्षेत्र से आते हैं। एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, कैमूर श्रेणी हो गई अपनी, है ना। तो ये बिहार के जो रोहतासगढ़ जिले के सासाराम तक फैला हुआ है, यही बिंद वाला क्षेत्र भी कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को क्या कहते हैं? ये एक प्रश्न आया था दोस्तों कि केंद्र राज्य संबंध को क्या कहते हैं। तो केंद्र राज्य संबंध से अभिप्राय किसी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय राज्य में संघवादी केंद्र और उसकी कार्य के बीच आपसी संबंध से होता है। विश्व भर में लोकतंत्र के उदय के साथ राजनीति में केंद्र राज्य संबंधों को एक नई परिभाषा मिली। संविधान के भाग 11 में, कहाँ भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख मिलता है। यह केंद्र और राज्य के बीच कार्यकारी वित्तीय शक्तियों में विभाजित है, और विधायी शक्तियों में, किन किन में? कार्यकारी, वित्तीय और विधायी शक्तियों में विभाजित है। ठीक है, एक ये प्रश्न था। समर्थ योजना से संबंधित प्रश्न आया है दोस्तों। एक योजना से प्रश्न आ रहा है, यहां से एक नंबर गेन कर लीजिए। वस्त्र उत्पादन में वृद्धि से और लोगों को प्रशिक्षित करने से यह योजना 2017 में भारत सरकार के द्वारा शुरू हुई। 3 वर्षों से यह सफलतापूर्वक पूरे देश में चलाई भी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस योजना के तहत राज्य में 6 मार्च 2005 से समर्थ अभियान भी चलाया जा रहा है। समर्थ अभियान को भी याद रखिएगा, कब से? 6 मार्च 2005 से। ठीक है, चलिए। मिसाइल परीक्षण से दोस्तों एक प्रश्न था पर क्लियर नहीं हो पाया है, क्या प्रश्न था? मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर वर्तमान में कितनी है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है पूरे भारत में, याद रखिए। तो 43। कितनी है? 43। देश की शिशु मृत्यु दर प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में मौत होने वाले बच्चों की संख्या है, तो कितनी है? 28। राजस्थान में इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 32, जो कि देश में चौथी सर्वाधिक जनसंख्या है। और सबसे अधिक मृत्यु दर कहां पर है दोस्तों? तो 43, मध्य प्रदेश में। सैन्य अभ्यास से प्रश्न था दोस्तों, सैन्य अभ्यास से प्रश्न था, एक नंबर यहां से गेन कर लीजिए। देखिए जीके में कितना आसान है आप लोगों को नंबर प्राप्त करना। सैन्य अभ्यास से आ रहा है, जाइए आप मेरी प्लेलिस्ट में देखिए, जो करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में आप लोग देख लेंगे कि भैया हाँ यार, ये जो है जो सैन्य अभ्यास से प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे पूरे सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं। वायु के अलग हैं, जल वाले अलग हैं, थल वाले अलग हैं, और ज़्यादा बड़ा नहीं है वो क्लास, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा 20 मिनट की होगी बस। 20 मिनट में सब याद कर लेंगे, 20 मिनट में एक नंबर मिल रहा है तो क्या चाहिए भाई। मध्य प्रदेश की सबसे अधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? सरल प्रश्न था, उत्तर प्रदेश के साथ में। जिनने पढ़ा है उन्हीं के लिए सरल है भैया, नहीं तो आदमी राजस्थान ठोक के आता। हाँ सही है। मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, ये उत्तर प्रदेश की सीमा का साझा करते हैं, यानी उनकी साथ सीमा से जुड़ते हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित है। एक क्वेश्चन ये याद रखिएगा अगली बार में। दूसरा, इन जिलों के नाम भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा ही कठिन देगा तो इसमें उनका नाम लिख देगा। ठीक है। 2022 में खेल से संबंधित प्रश्न था दोस्तों, प्रश्न क्लियर नहीं है, यदि आपका पेपर रहा हो तो जरूर बताइएगा। एक प्रश्न था प्रच्छन्न बेरोजगारी से कि ये क्या होती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, हम उस बेरोजगारी को कहेंगे जिनमें कुछ लोगों की उत्पादकता 0 होती है, अर्थात इन लोगों को उस क्रम में से हटा भी लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा, यही होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए अब अपन चलते हैं विज्ञान पर। विज्ञान से कैसे क्या प्रश्न आए हुए हैं। तो दोस्तों एक प्रश्न था हाइड्रोमीटर से कि हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व या सापेक्ष घनत्व को। सापेक्ष घनत्व को याद रखिएगा हाइड्रोमीटर
से हम घनत्व को नापते हैं, वो भी सापेक्ष सापेक्ष घनत्व को। ठीक है। तंत्रिका तंत्र की कौन सी ज्यादा उत्तेजक कोशिकाएं रहती हैं? तो ऑप्शन इस तरीके से थे, न्यूरॉन, फ्रॉम, एलेक्स। तो इसका जो आंसर था दोस्तों वो था न्यूरॉन, न्यूरॉन्स। ठीक है। हाइड्रोमीटर की खोज किसने की थी? एक ये प्रश्न था। तो हाइड्रोमीटर का आविष्कार निकोलसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? निकोलसन के द्वारा। क्लियर। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, है ना। पौधों के पेड़ में पत्तियां किस वजह से चढ़ जाती हैं? एक ये प्रश्न था दोस्तों, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया है। कैसा है? न्यूलैंड्स में कितने तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है? न्यूलैंड्स में कितने तत्वों को वर्गीकृत किया जाता है? तो 56। कितने? 56। ये याद रखिए दोस्तों, आवर्त सारणी से ये प्रश्न है। आप लोगों को एक दिन आवर्त सारणी का जो सेपरेट क्लास है उसको बताया गया था, तो उसमें हमने न्यूलैंड्स का भी नाम लिया था। और जिन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था, याद आया? न्यूलैंड्स ने। एक और थे, उनका नाम आप लोग जरूर बताइएगा यदि आप लोगों ने देखा, जिन्होंने त्रिक सिद्धांत दिया था। एक मौजले थे और एक मेंडलीफ थे। तो मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी दी और उसके बाद मोजले ने दी। तो उन्हीं में से ये प्रश्न आया हुआ है कि न्यूलैंड में कितने तत्वों को वर्गीकृत किया है? तो उनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 56। ठीक है। अष्टक सिद्धांत इन्हीं से संबंधित है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी का अष्टक सिद्धांत इन्हीं से संबंधित है। प्रश्न था गुरुत्वाकर्षण और फार्मिक अम्ल से प्रश्न था। ठीक है। एलपीजी गैस सिलेंडर की बदबू को कैसे पहचानते हैं? तो दोस्तों बदबू किस चक्कर में आती है? मिथाइल मरकैप्टन नामक पदार्थ से। मिथाइल मरकैप्टन उसमें मिला लिया जाता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का ये मिश्रण होती है। किस किस का? प्रोपेन का और ब्यूटेन का। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि जो एलपीजी गैस होती है ना, इसकी कोई गंध नहीं होती दोस्तों। मान लो आप अभी बैठे हुए हैं और आपके आसपास भयंकर सारी गैस एलपीजी है, और यदि इसमें मिथाइल मरकैप्टन नहीं मिला है तो हो सकता है कि आप माचिस जलाएंगे तो स्वयं जल जाएंगे। इतनी खतरनाक होती है ये। इसलिए इसमें मिथाइल मरकैप्टन मिला दिया जाता है जिससे लोगों को मालूम पड़ जाए कि इसमें कि गैस का रिसाव हो रहा है। और ये कभी भी बदलता नहीं है, एक बार जो डन हो गया तो हो गया। यानी कि आप एक गैस की स्मेल देखेंगे, चाहे दूसरी गैस की, एलपीजी की, एक ही प्रकार की आती है। सीएफसी पर ओजोन क्रिया करेंगे तो क्या होगा? ओजोन गैस का क्षरण हो जाएगा, है ना। सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन ये प्रश्न इसी तरीके से आया था या अलग था, ये कंफर्म नहीं हो पाया है। तो हमने अपने हिसाब से बताया कि सीएफसी पर ओजोन की क्रिया यदि होती है तो सीएफसी के द्वारा ओजोन गैस का क्षरण होता है ना। क्लोरीन पर ओजोन क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? एक इस प्रकार भी प्रश्न था दोस्तों, ये भी क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये भी ओजोन के अणुओं को नष्ट कर देगी। आप लोगों को पता हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। एक आया था कैल्शियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? CaSO4। CaSO4। विस्थापन और त्वरण से प्रश्न थे दोस्तों। विद्युत चालकता की खोज किसने की थी? तो ये आप लोगों को रटा पड़ा है, माइकल फेराडे। किसने? माइकल फेराडे। कंप्यूटर से देखते हैं तो आया था किलोवाट में किसको मापते हैं? तो एक तरीके से मेमोरी को, ये ऑप्शन में था। ऑप्शन किस में आता है? एक दोस्तों ये प्रश्न था लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है। हार्डवेयर नेटवर्क से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनपुट आउटपुट से प्रश्न आ रहे हैं। वेब ब्राउजर किसे कहते हैं? कि ये प्रश्न था। तो वेब ब्राउजर आपको इंटरनेट पर कहीं भी ले जाता है कि नहीं? आपको दुनिया भर की टेक्स्ट, तस्वीरें जो भी देख रहे हैं आप, और वीडियो देखने का अवसर देता है। जो भी आप देख रहे हैं, देता है कि नहीं देता है? राउटर क्या काम करता है? एक प्रश्न ये था। राउटर एक नेटवर्किंग उपकरण है जिसका प्रयोग कई नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। मॉडेम क्या है? एक प्रश्न ये था दोस्तों। मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग, मॉडेम से ही प्रश्न आ रहे हैं लेकिन ये सरल प्रश्न था दोस्तों। प्रयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। मोबाइल में क्या उपयोग होता है? एक ये प्रश्न था। लेकिन मोबाइल में क्या उपयोग होता है ये पूरा क्लियर नहीं हो पाया। मतलब मोबाइल से संबंधित प्रश्न था, हो सकता है मोबाइल बैंकिंग से संबंधित हो। वायरस शॉर्टकट की MS एक्सेल से प्रश्न है। OSI मॉडल से प्रश्न है। OSI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। पर इससे प्रश्न कैसा था ये क्लियर नहीं है। हिंदी में देख लिया जाए दोस्तों। हिंदी में इस बार क्या आया हुआ है देखिए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अब संज्ञा सर्वनाम से प्रश्न आ रहे हैं। तो व्याकरण वाला जो एक तरीके से आप लोगों का जो पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, इसको अच्छे से कर लें, है ना। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, इनको अच्छे से कर लें। अब इनसे प्रश्न आने लगे हैं। चलिए, काल, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ये प्रश्न आया हुआ था। तो यह, वह, इस, उस, यह, वे, ये सभी निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को यदि आप लोग देखेंगे तो निश्चयवाचक
अगर आप लोग ना इसको व्यवहार से भी करेंगे तो कर देंगे, जिसमें निश्चित हो जाए। जैसे मैंने बोला यह लड़का है, तो भाई ये निश्चित हो गया कि नहीं हो गया कि यह लड़का है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसे होंगे? शायद वह लड़का है, तो शायद क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ गए? ये मैंने आपको व्यवहार से बताया है। बाकी आप हिंदी वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग देख लेंगे, पूरा व्याकरण में पार्ट ऑफ स्पीच का एक अलग से पार्ट बना हुआ है या अलग से क्लास बनी हुई है, तो उसको आप लोग ले लें, पूरा क्लियर हो जाएगा। अभिवादन का उदाहरण क्या है? एक प्रश्न दोस्तों ये था, अभिवादन का उदाहरण क्या है? तो उसमें 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में बताना था, तो वो 4 ऑप्शन क्या हैं वो तो नहीं मिल पाए हैं, इसीलिए आप लोग समझ जाना। अभिवादन, जहाँ अभिवादन का भाव आ जाए वही अभिवादन है। निम्न में से कौन सा रस है? रस से तो प्रश्न आ ही रहे हैं। अयादि स्वर संधि का उदाहरण आया था, तो ये उदाहरण होते हैं उसके नयन, पवन, पावन, नायक, ये सभी अयादि स्वर संधि के ही उदाहरण होते हैं। बहुव्रीहि समास और मुहावरों और लोकोक्ति से प्रश्न था, एक एक नंबर आप लोग यहाँ से क्लियर कर सकते हैं अपने, है ना। वीर रस समास के प्रश्नों वीर रस से प्रश्न था और समास के प्रश्न थे अव्ययी भाव समास से प्रश्न था। देखिए दोस्तों, अयादि स्वर संधि को आप लोग 15 तारीख वाली क्लास में देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझाया गया। उस 15 तारीख वाली क्लास में आप लोग देख लेंगे तो अयादि संधि से ही प्रश्न था। सेकंड शिफ्ट में शायद 2 प्रश्न उसमें आए थे, तो मैंने उसमें पूरा का पूरा उस लेक्चर को पूरा समझाया हुआ है। चूंकि अभी फास्ट रिवीजन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों तक पहुँच जाएँ और बच्चे अपना पढ़ने लगें, इसीलिए अभी यहाँ पर नहीं चर्चा कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। प्रबंधन से प्रश्न कौन कौन से दोस्तों? तो एक तो उदारीकरण के लिए क्या किया जाता है, एक ये प्रश्न था। संगठन मार्केटिंग से प्रश्न थे, संगठन से थे, मार्केटिंग से थे। प्रबंध की परिभाषा से प्रश्न थे, कथन से 2 प्रश्न थे दोस्तों, और एक नियोजन से प्रश्न था। प्रबंधन के अधिकतम क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं। कुछ लोगों का कहना था कि प्रबंधन से प्रश्न कम आए हुए हैं। चलिए, तो दोस्तों आज के जो प्रश्न थे वो इतने प्राप्त हुए हैं। आप लोगों के पास में यदि प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, ताकि जिनके आगे आगे पेपर हो उनके लिए सहायता हो सके, उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। क्या है ना, दूसरों की हेल्प करते रहना चाहिए। उससे होता क्या है, ईश्वर हमको देखता है, वो देखता है कि यार जब ये दूसरों की हेल्प कर रहा है तो मैं भी इसकी कर दूँ, तो पता नहीं कौन सी हमारी हेल्प कब हमारे ही काम आ जाए, है ना। हम जो किसी की हेल्प करते हैं ना दोस्तों, तो इसके 2 कारण होते हैं। या तो हमने कोई पुराने जन्म में उनसे कर्जा ले रखा है तो हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, या फिर हमको उनकी हेल्प करने में मज़ा आ रहा है, या फिर हम हल हेल्प उनकी इसलिए कर रहे हैं कि भगवान हमारी कहीं ना कहीं मदद कर देगा। चलिए, तो ठीक है दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो अपन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।